हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि यूनिट 1 पे बेस्ड है हमारे। आज की क्लास को कंटिन्यू क्लास करते हुए कुछ और क्वेश्चंस जो कि यूनिट 1 के कंटेंट के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, वो है ऑन विच बेस स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम is या प्रॉब्लम्स has been installed। ठीक है, सवाल में कह रहा है कि ऑन द विच बेस जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसका स्ट्रक्चर इंस्टॉल किया जाता है। चलिए ऑप्शंस देखेंगे। ओके, तो पहला ऑप्शन कहता है अनलिमिटेड वांट्स, सेकंड है लिमिटेड रिसोर्स, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, फोर्थ है ऑल ऑफ दीज नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अब देखो सवाल पूछ क्या रहा है। सवाल पूछ रहा है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है वो किसकी वजह से अराइज होता है। काइंड ऑफ आप ये समझ सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, मतलब इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स हैं, आर्थिक समस्या है, वो उत्पन्न क्यों होती है। तो उसके पीछे का मेन रीज़न हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, ये एक रीज़न। दूसरा है कि जो रिसोर्स हैं जिनकी मदद से हम लोगों को अपने वांट्स को पूरा करना है वो लिमिटेड है। तो बोथ ए एंड बी जो है, दिस इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मेन रीज़न यही दो बात है। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आते हैं, जैसे रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं और आप उसको वैरायटी में यूज़ कर सकते हैं, वो सारी बातें हैं ज़रूर, लेकिन मेन दो पॉइंट यही है आपका, अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्स। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बोलता है कि कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो सही है। ऑप्शंस देखेंगे हम लोग। पहला ऑप्शन है ह्यूमन वांट्स आर इनफाइनाइट, ऑप्शन बी कहता है रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ऑप्शन सी है स्कैर्सिटी प्रॉब्लम, give birth to choice, and option D है all of these। ठीक है, so there are 4 options और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अब देखो, पहली बात तो ठीक है, ह्यूमन वांट्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, अनंत है, हमारी इच्छाएं, हमारी चाहत जो है वो अनंत है, तो पहला ऑप्शन ठीक है। सेकंड बोलता है रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जो संसाधन है वो सीमित है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, इसीलिए समस्या है। तीसरा बोलता है स्कैर्सिटी प्रॉब्लम की वजह से चॉइस होता है, बिल्कुल कमी होती है चीज़ों की, उसी की वजह से हम लोगों को चुनाव करना पड़ता है, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो ऑप्शन डी जहाँ पे कह रहा है ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ पे कहा जा रहा है कि विच इज़ अ सेंट्रल प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है विच इज़ ए central
प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। बोलता है कि फॉलोइंग में से कौन सा इकोनॉमी का एक सेंट्रल प्रॉब्लम है। तो इसके ऑप्शंस देखेंगे हम लोग। सबसे पहला है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्शन बी है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्शन सी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड ऑप्शन डी है ऑल दी अबव। ठीक है, तो सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी का कौन सा है, ये सवाल है। सबसे पहला तो ऑप्शन देखिएगा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स तो तीन होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर whom to produce. There are three main central problems of an economy. For whom to produce. अब सवाल है कि ये तीनों समस्या उत्पन्न क्यों होती है। तो तीनों समस्या के उत्पन्न होने के पीछे का रीज़न है कि जो ह्यूमन वांट्स हैं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, वो अनलिमिटेड होती हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ चाहते हैं पूरा करना, और समस्या ये है कि जिन रिसोर्सेज की मदद से हम ये करना चाहते हैं वो संसाधन हमारे पास सीमित होते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। और क्या समस्या है कि अब सीमित साधनों का बंटवारा कैसे करें, संसाधन लिमिटेड हैं तो उनका एलोकेशन कैसे करना है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की समस्या है। बिकॉज क्या है कि किसी भी तरह से रिसोर्स को तो बांटा नहीं जा सकता है, बिकॉज हम अब क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है ऑफ कोर्स, और ह्यूमन वांट्स बहुत सारे हैं, उनको पूरा हमें इन्हीं रिसोर्सेज से करना है। तो एलोकेशन कैसे किया जाए, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे किया जाए, ये समस्या है। एलोकेशन किस तरह से हो कि इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो जाए, ये भी एक सेंट्रल प्रॉब्लम के अंदर का पार्ट है। ठीक है, और भी है कि रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल करें कि हम उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, सो दैट कि हम इन सारे टर्म्स को इस तरह से सॉल्व करें कि इकोनॉमी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, नेशन का डेवलपमेंट भी बढ़े, और जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हो जाए। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को अगर आप देखोगे तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी का आपको पता लग जाएगा। तो जो ऑप्शंस गिवन है हमारे पास, उन ऑप्शंस में से एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी सेंट्रल प्रॉब्लम का पार्ट है। कैसे संसाधनों का बंटवारा करें भाई, ठीक ठीक। ऑप्शन बी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का बंटवारा किस तरह से अच्छे तरीके से करना है, ये एक समस्या है। ऑप्शन सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करना है, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। बिकॉज सेंट्रल प्रॉब्लम, देखो सेंट्रल प्रॉब्लम तीन है, मैंने इसलिए वहाँ से शुरू किया, लेकिन ऑप्शंस में वो प्रॉब्लम्स इंक्लूडेड नहीं थे, बल्कि अलग तरीके से दिए हुए थे। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, सवाल जैसे पूछा जाए जवाब बिल्कुल फटाफट से वैसे ही देना है। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। बोलता है टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम is basically related to। ठीक है, ऑप्शंस हैं हमारे पास। सबसे पहला ऑप्शन है चॉइस, बी है कंज्यूमर सिलेक्शन, ऑप्शन सी है फर्म सिलेक्शन, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये चार मेन प्रॉब्लम्स हैं, हाँ चार ऑप्शंस हैं, और इन ऑप्शंस में से आपको क्या ढूंढना है कि कौन सा फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड है।
ठीक है, इनमें से कौन सा प्रॉब्लम है, ऑप्शन है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस देख रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन बोलता है चॉइस, चुनाव कैसे करना है। देखो ये तो एक समस्या है, लेकिन हम स्टिल आगे देखेंगे। कंज्यूमर सिलेक्शन, उपभोक्ता का चुनाव कैसे करना है, किस सामान को कौन उपभोक्ता खरीदे। देखो ये समस्या तो नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर अपने आप ही सिलेक्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट को। तो आप कह सकते हो कि प्रोडक्ट का कंज्यूमर ऑलरेडी सिलेक्टेड है एज पर द नीड। फर्म सिलेक्शन, भाई कहाँ पे उत्पादन होना है, ये भी कोई समस्या नहीं है। नन ऑफ दीज नहीं होगा, ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चॉइस की समस्या एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, चुनाव की समस्या। अगेन वही बात है, क्यों, बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो चुनना ज़रूरी है, और लिमिटेड रिसोर्स से हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा करें, ये चुनने की बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए वो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइलेंट फीचर ऑफ factors, or you can say resource, ठीक है। which of the following is a silent feature of resource? तो ऑप्शंस देखा जाए, सबसे पहला है these are limited as compared to wants. These have alternative uses. ऑप्शन सी है both A and B, and ऑप्शन डी है none of the above. ठीक है, सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइलेंट फीचर ऑफ फैक्टर। रिसोर्सेज की एक विशेषता बताएं, क्या विशेषता है। सबसे पहला ऑप्शन हम देखेंगे तो पहला पॉइंट कहता है दीज आर लिमिटेड एज कंपेयर टू वांट, बोलता है रिसोर्सेज सीमित हैं इच्छा की तुलना में, तो ये तो बात ठीक है, ये बिल्कुल फीचर है। सेकेंड बोलता है दीज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, संसाधनों का हम वैकल्पिक इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास लिमिटेड पैसा है जिसको आप अलग अलग जगह पर अपने अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी बात सही है। ऑप्शन सी कहता है बोथ ए एंड बी, डी कहता है नन ऑफ दीज। देखिए इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पर दोनों ही बातें हैं जो कि रिसोर्स के फीचर को बतलाती हैं। 5th नंबर सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। जहां पे कह रहा है इकोनॉमी कैन बी क्लासिफाइड टू, अर्थव्यवस्था को हम बांट सकते हैं, सवाल उसके बारे में है। और इकोनॉमी को हम कितने टर्म्स में बांट सकते हैं, तो ऑप्शंस देखा जाए, एंड ऑप्शन में सबसे पहला है कैपिटलिस्ट, ऑप्शन बी दिया हुआ है सोशलिस्ट, ऑप्शन सी दिया हुआ है मिक्स्ड, और ऑप्शन डी कहता है ऑल दी एबव। तो इसका जवाब बताने की भी ज़रूरत नहीं, आप सबको पता है इसका जवाब होगा ऑल दी एबव। इकोनॉमी के 3 टाइप हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी जहाँ पे पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, और मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों का कंट्रोल होता है। इस तरह से 3 सेक्टर्स, 3 टाइप की इकोनॉमी होती है। तीनों इकोनॉमी का अपना अपना मोटिव, प्राइवेट सेक्टर जो भी काम करते हैं वो प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं, पब्लिक सेक्टर जो भी काम करते हैं वो सोशल वेलफेयर के लिए करते हैं, और मिक्स्ड इकोनॉमी में चूंकि दोनों ही सेक्टर काम करते हैं इसलिए दोनों के पर्पस को ध्यान में रखकर हर तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पूरा किया जाता है। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर डी, which is all of these. Move on to the next question, number 7, the central problems.
ऑफ एन इकोनॉमी और बोलता है इकोनॉमी के सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में बताएं। ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, ऑप्शन है ये, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है फॉर whom to produce एंड ऑप्शन डी कहता है all the above। सो देर आर 4 ऑप्शंस और सवाल है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी मेन 3 होते हैं, क्या बनाए, कैसे बनाए और किसके लिए बनाए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा अगेन सही जवाब आपके सवाल नंबर 7 का। अब हम मूव कर जाएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा जा रहा है विच इकोनॉमी हैज coexistence of public sector and private sector। बोलता है कौन सी इकोनॉमी में आपको कोएग्जिस्टेंस देखने को मिलता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के का, मतलब दोनों आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन कैपिटलिस्ट, दूसरा ऑप्शन सोशलिस्ट, तीसरा ऑप्शन है मिक्स्ड और चौथा ऑप्शन है ऑल दी एबव। नाउ इस सवाल का जवाब अभी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त दे ही लिया है। मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। इस इकोनॉमी में आपको दोनों ही सेक्टर का इक्वल रोल देखने को मिलेगा, इम्पॉर्टेंस देखने को मिलेगा। दोनों साथ मिलकर अपने अपने मोटिव के लिए काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर जो भी काम करता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, जबकि पब्लिक सेक्टर जो भी काम करते हैं वो प्रॉफिट नहीं बल्कि वेलफेयर को, सामाजिक कल्याण को बढ़ाने के लिए। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का हो गया आपका ऑप्शन सी विच इज मिक्स्ड इकोनॉमी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा रहा है और हम ऑप्शंस देखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन कहता है मैक्सिमम प्रोडक्शन, ऑप्शन बी है इकोनॉमिक फ्रीडम, ऑप्शन सी है इकोनॉमिक प्रॉफिट और ऑप्शन डी है मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। नहीं, इकोनॉमिक नहीं है, अर्निंग प्रॉफिट और ऑप्शन डी कह रहा है मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। इस तरह से 4 ऑप्शंस हैं और आपसे पूछ रहा है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी के मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएं। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे पब्लिक सेक्टर का रोल होता है, सरकारी क्षेत्र का कंट्रोल होता है। पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट जो है वो जो भी काम करते हैं इसका मोटिव होता है सोसाइटी के वेलफेयर को, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना। अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शंस में आंसर ढूंढे। पहला है मैक्सिमम प्रोडक्शन, नहीं ये नहीं होगा, एक तरह से ये होगा बट डायरेक्टली हम इसको नहीं लेंगे। सबसे ज़्यादा उत्पादन करना समाज मतलब सरकारी क्षेत्र का एम नहीं होता है, वो चाहते हैं कि उत्पादन जो भी हो उससे लोगों का कल्याण ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ऑप्शन ए नहीं है सही। ऑप्शन बी कहता है इकोनॉमिक फ्रीडम। देखो आर्थिक आज़ादी जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था में नहीं होती है, वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का पार्ट है, बिकॉज वहाँ पे गवर्नमेंट का रूल नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता। ऑप्शन सी कहता है अर्निंग प्रॉफिट। देखिए ये भी नहीं है सही जवाब।
बिकॉज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट अर्न करने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, जहाँ पे कह रहा है मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर होता है मेन ऑब्जेक्टिव सोशलिस्ट इकोनॉमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ पे कह रहा है इन विच इकोनॉमी decisions are taken on the basis of price mechanism। ऑप्शंस देखा जाए फिर हम सवाल को डिस्कस करते हुए जवाब देंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है वही चार, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ऑप्शन सी मिक्स्ड इकोनॉमी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। देखिए सवाल में कह रहा है कि कौन सी ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे जो भी डिसीजंस हैं वो प्राइस मैकेनिज़्म के बेसिस पे लिए जाते हैं, यानी कि बाज़ार तंत्र के आधार पर वहाँ पे हर तरह के निर्णय होते हैं। प्राइस मैकेनिज़्म बोलने का मतलब हुआ कि वैसी इकोनॉमी जहाँ पे क्या सामान बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा, कितना किसके लिए बनाया जाएगा, इस तरह के तमाम डिसीजंस जो हैं वो मार्केट पे बेस्ड हैं। प्राइस मैकेनिज्म एज एन मार्केट पे बेस्ड है, डिमांड और सप्लाई के आधार पर हो रहा है। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है जो कि इस तरह के डिसीजंस को लेती है। तो ये काइंड ऑफ फ्री इकोनॉमी का पार्ट है, और फ्री इकोनॉमी यानी कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो है वो इस सवाल का सही जवाब होगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आप देखोगे कि सारे डिसीजन जो हैं वो बिल्कुल फ्रीली लिए जाते हैं बाय द प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज मार्केट में किस चीज़ का डिमांड है, किस चीज़ का सप्लाई कम है, प्राइवेट सेक्टर वो सब देख के काम करती है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। सो राइट आंसर ऑप्शन ए कैपिटलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ लिखता है द स्लोप ऑफ ए प्रोडक्शन possibility curve falls। बोलता है पीपीसी कर्व जो है उसका स्लोप किधर फॉल करता है, उसका कर्व किधर की तरफ जाता है। स्लोपिंग क्या है उसका, पहला है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ गिरता है या उठता है, क्या होता है। अगला है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ऑप्शन सी है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और ऑप्शन डी कहता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, सो देयर आर 4 ऑप्शंस। अब हम लोग ज़रा पीपीसी को रिवाइज कर लें भाई। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हम लोगों ने देखा है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कुछ इस शेप का होता है। शेप जो है कर्व का वो कॉनकेव होता है टू द ओरिजिन, जिसके पीछे का रीज़न है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक्स कमोडिटी के एडिशनल यूनिट को बनाने के लिए वाई कमोडिटी के यूनिट को हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अब है कि इसका स्लोप कैसा है, तो आप देख सकते हो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे की तरफ आ रहा है, और लेफ्ट से राइट की तरफ ये नीचे की तरफ है। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीपीसी का स्लोप होता है। सवाल में स्लोप पूछा था तो ये जवाब, अगर स्लोप की जगह शेप होता तो हम जवाब देते कॉनकेव टू द ओरिजिन। ठीक है, तो जैसा सवाल वैसा ही जवाब देंगे, ऑप्शंस वगैरह को ध्यान से देखेंगे। तो सही जवाब हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ पे है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज।
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज, ऑप्शंस देख लेंगे हम लोग कैसा क्या है भाई। तो ऑप्शन ए है कॉन्केव टू दी एक्सिस, ऑप्शन बी है कॉन्वेक्स टू दी एक्सिस, ऑप्शन सी है पैरेलल टू दी एक्सिस, और ऑप्शन डी है वर्टिकल टू दी एक्सिस। देखिए यहाँ पे एक्सिस की जगह पे अगर ओरिजिन होता तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता, बट स्टिल हम एक्सिस को भी कॉन्टेक्स्ट में लेकर चलें तो अभी मैंने आपको बताया है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो शेप होता है वो कॉन्केव होता है, टू द ओरिजिन होता है, ठीक है। तो कॉन्केव टू द ओरिजिन ना देके कॉन्केव टू द एक्सिस दे दिया है, स्टिल ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और अगला सवाल है ऑब्जेक्टिव टाइप में, मेंशन द नेम of the curve which shows, जो कि दिखलाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को। उस कर्व का नाम पूछा जा रहा है जो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को दिखाता है। ऑप्शंस में से आपको इसका सही जवाब ढूंढना है और ऑप्शन है सबसे पहला प्रोडक्शन कर्व, ऑप्शन बी है डिमांड कर्व, ऑप्शन सी है इंडिफरेंस कर्व, और ऑप्शन डी है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सो प्रोडक्शन कर्व यानी उत्पादन वक्र, ये उत्पादन से संबंधित है, आर्थिक समस्या के बारे में ये कोई बात नहीं कर रहा है, प्रोडक्शन के बारे में बात होती है, ठीक है। तो दिस कर्व इज नॉट शोज एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर बी डिमांड कर्व। देखिए डिमांड कर्व कंज्यूमर्स बिहेवियर से रिलेटेड है, जो कि डिमांड और प्राइस के बारे में बताता है, डिमांड और प्राइस का रिलेशन बताता है। दिस डजंट शो एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो ये भी नहीं होगा आंसर। ऑप्शन सी कहता है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व भी हम यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे, आगे हमारे नेक्स्ट यूनिट में ही पढ़ेंगे, जहाँ पे हम दो कमोडिटीज़ के कंजम्पशन से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन के बारे में पढ़ रहे होते हैं, और ये भी आपके इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा। दिस कर्व सिंपली शोज अबाउट द कि क्या कंजम्पशन कर रहे हैं और क्या सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। दिस विल बी द राइट आंसर बिकॉज इन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वी आर डिस्कसिंग about the production possibilities of two commodities, suppose that X or Y, with the help of resources and technology। आप इसी कर्व की मदद से पता लगा पाते हो कि किस तरह से इकोनॉमी में उत्पादन होना चाहिए, ऑप्टिमम प्रोडक्शन कब होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कब होगा इकोनॉमी में। अगर कोई प्रोडक्शन इस कर्व के नीचे है तो वो ऑप्टिमम नहीं है, कोई ऊपर है तो वो भी नॉन फिजिबल है। तो जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं कि हाउ टू ऑप्टिमम यूटिलाइज द रिसोर्सेज, या फिर रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूज़ है, यानी कि आप एक संसाधन से कोई एक टाइप की कमोडिटी बना रहे हो, वो नहीं बना तो आप दूसरा बना सकते हो। तो ये सब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, और इन तमाम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में हमें पता लग जाता है फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। So this will be the right answer for question number 13, option number D. Now move on to the next question, and this would be the last question of this chapter, this unit, जहाँ पे पूछ रहा है on the basis of ownership of resources, economies are
ऑप्शंस देखेंगे हम लोग। सबसे पहला ऑप्शन है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ऑप्शन बी, नंबर बी में है मार्केट इकोनॉमी। ऑप्शन नंबर सी है मिक्स्ड इकोनॉमी। और ऑप्शन डी है ऑल दी एबव। ठीक है, अब देख लो, सवाल कुछ वैसा अलग नहीं है, वही है, लेकिन बस इस सवाल के पैटर्न को थोड़ा चेंज करके आपसे पूछा जा रहा है। आपसे पूछा वही जा रहा है कि इकोनॉमी के कितने टाइप हैं, लेकिन सवाल को पूछते हुए ये कहा जा रहा है कि अगर हम रिसोर्सेज के ओनरशिप की बात करें, संसाधनों के मालिकाने हक की बात करें, कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जो रिसोर्स अवेलेबल है उसका ओनरशिप किसके पास है, या उसके ओनरशिप के आधार पर अगर हम इकोनॉमी को बांट रहे हैं तो कितनी टाइप की इकोनॉमी होगी। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एक टाइप की इकोनॉमी है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो एक है जहाँ पर ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है। दूसरे टाइप की इकोनॉमी है मार्केट इकोनॉमी, जिसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, जहाँ पे संपूर्ण संसाधनों का जो मालिकाना हक है वो निजी हाथों में है। ऑप्शन सी है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे गवर्नमेंट के हाथों में भी चीज़ें हैं और प्राइवेट सेक्टर के हाथों में भी रिसोर्सेज का कंट्रीब्यूशन या बंटवारा जो है, मालिकाना हक जो है वो बटा हुआ है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब आपके सवाल नंबर 14 के लिए, जहाँ पर सवाल में पूछ रहा था कि रिसोर्सेज को ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हम इकोनॉमीज़ को कितने भागों में बांट सकते हैं। भैया 3 भागों में बांट सकते हैं। ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। और इसी के साथ हमारा जो MCQ क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, MCQ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टाइप हम डिस्कस कर रहे थे फॉर चैप्टर 1, यू कैन से यूनिट 1, वो यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 2 शुरू करेंगे और फिर उसको फिनिश करके हम उसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।